बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टार्ट करने लगे हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो ग्लूकोज़ की फॉर्मेशन को कहते हैं और ग्लूकोज़ हमें पता है कि कॉन्टिनेंट सप्लाई इसकी ब्रेन, इरिथ्रोसाइट्स, किडनी, इन सब के लिए जो है वो ग्लूकोज़ एक मेटाबॉलिक फ्यूल के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। इसमें इन्होंने यहाँ पर ये बताया हुआ है। और लीवर ग्लाइकोजन जो है वो एसेंशियली ग्लूकोज़ के लिए एक सोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। 24 आवर्स से ग्लूकोज़ की सप्लाई को मेनटेन करता है। लेकिन जब प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है तो जो ये लीवर ग्लाइकोजन यानी हेपेटिक ग्लाइकोजन है वो डिप्लीट हो जाती है और ग्लूकोज को हमें नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से बनाना पड़ता है। अब ग्लूकोज का सिंपल ये नहीं होता, ग्लाइकोलिसिस तो टूट रही होती है और ग्लूकोज बन रही होती है, लेकिन ये नहीं होता कि सिंपल रिवर्सल हो जाए इन स्टेप्स का और ग्लूकोज दोबारा बन जाए। इसके लिए हमें सेपरेट सेट ऑफ एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो रही होती है और साइटोसोल के अंदर भी हो रही होती है। अब अगर इन ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज नहीं बन रही। ओवरनाइट फास्टिंग के दौरान 90% ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो लीवर के अंदर हो रही होती है, 10% किडनी के अंदर। लेकिन जब प्रोलॉन्ग फास्टिंग 48 आवर्स तक होती है तो मेजर ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है वो किडनी बन जाता है, यानी 40% ग्लूकोज की प्रोडक्शन को ये मेंटेन कर रहा होता है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो उसके लिए हमें कुछ ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर चाहिए होते हैं जो कि ग्लूकोज बना रहे होते हैं। उसके अंदर हमारे पास तीन एंजाइम्स तीन ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर के सबस्ट्रेट्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। उसमें आता है ग्लिसरॉल, आता है लैक्टेट, आता है और अमाइनो एसिड्स आते हैं। अब ये जो ग्लिसरॉल है ना, जब एडिपोज टिश्यूज से हाइड्रोलिसिस होती है और टैग बनता है, टैग निकलता है और ये टैग जब जो है डिग्रेड होगा तो ग्लिसरॉल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्लिसरॉल लीवर लेगा और इसको काइनेज एंजाइम यहाँ पर आएगा। ठीक है, लीवर के अंदर क्या होगा कि काइनेज एंजाइम आएगा और इस ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, इसके ऊपर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा और इसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लूकोज बन जाएगी। अब दूसरा ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर लैक्टेट है। कोरी साइकिल के अंदर जो है वो लीवर इस लैक्टेट को लेता है और उसको पायरोवेट में कन्वर्ट कर देता है और वहाँ से ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है। और इसी तरह अमाइनो एसिड्स जब ट्रांसअमाइनेशन, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के प्रोसीजर से गुजर रहे होते हैं और वो अल्फा कीटो एसिड और अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना रहे होते हैं, तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट से ऑक्सैलोएसीटेट बन जाता है ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल में और आगे ग्लूकोज की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और अल्फा कीटो एसिड पायरोवेट से भी जैसे अल्फा कीटो एसिड के एग्जांपल में पायरोवेट आएगा तो उससे ग्लूकोज कैसे बनती है वो अभी हम पढ़ते हैं, कैसे अल्फा कीटो एसिड यानी पायरोवेट से ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही होती है। ये सारा था ग्लाइकोलिसिस का प्रोसीजर। ग्लाइकोलिसिस के अंदर 3 ऐसे स्टेप्स थे हमने पढ़ा था जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज का बनना और फॉस्फोएनॉल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना। बाकी सारे रिवर्सिबल हैं। मतलब ये कि इन 3 जगहों पर हमें सेपरेट सेट ऑफ एंजाइम्स चाहिए होंगे ताकि ये रिएक्शन जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ जा सकें, क्योंकि जब पायरुवेट से फॉस्फोएनॉल पायरुवेट बन जाएगा तो बाकी सारा तो रिवर्सिबल है। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज तक तो ये बगैर किसी जो है मुश्किल के चला जाएगा, लेकिन जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज पे वो पहुंचेगा तो फिर से क्या होगा, ये एक इरिवर्सिबल स्टेप आ गया। यहाँ पर भी हमें एक सेपरेट सेट ऑफ एंजाइम चाहिए होगा ताकि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन सके। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो ये भी रिवर्सिबल है, ये भी बगैर किसी जो है वो हर्डल के कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाने के लिए हमें फिर से सेपरेट सेट ऑफ एंजाइम चाहिए होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पायरुवेट से फॉस्फेनॉल पायरुवेट की फॉर्मेशन कैसे होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए नॉन ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर हमने पायरुवेट को ले लिया है। यहाँ पर एक एंजाइम आता है, ये सारा स्टेप जो है वो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इस पायरुवेट को ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करता है। कैसे कि इस पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है इसका जो को एंजाइम होता है बायोटिन होता है, वो बायोटिन जब एटीपी के हाइड्रोलिसिस होती है तो एटीपी के हाइड्रोलिसिस से ये कार्बन डाइऑक्साइड इस बायोटिन के साथ अटैच हो जाती है और कार्बोक्सिलेटेड बायोटिन का मॉलिक्यूल बन जाता है। और ये कार्बोक्सिलेटेड बायोटिन बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को पायरुवेट के पास ट्रांसफ़र कर देता है और ऑक्सैलोएसीटेट बन जाता है। मसला ये आता है कि ये ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। ये कहता है कि अब मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो मुझे किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करो कि मैं आसानी से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोल में चला जाऊँ, जहाँ पर हमारे पास एंजाइम होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज जो कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की फॉर्मेशन करवाएगा। तो यहाँ पर आता है माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर मैलेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जो कि NADH को NAD के अंदर कन्वर्ट करता है और हमारे पास बन जाता है मैलेट
ठीक है। NADH जो है वो NAD के अंदर कन्वर्ट होगा और मैलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये मैलेट आसानी से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है। अब ये चला गया है साइटोसोल के अंदर। अब साइटोसोल के अंदर क्या होगा कि ये जो मैलेट है, ठीक है, इसके ऊपर आएगा साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट के अंदर। यहाँ पर तो हमने माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजनेज पढ़ा, यहाँ पर साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा और वो दोबारा इस NAD को NADH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। NADH के फॉर्मेशन हो जाएगी और इस मैलेट को ऑक्सैलोएसीटेट में दोबारा कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इस ऑक्सैलोएसीटेट को इसके ऊपर एंजाइम आएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, ठीक है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम आएगा और यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, ठीक है, निकलेगी और साथ ही हाइड्रोलिसिस हो जाएगी GTP की। किसके अंदर? GTP के अंदर, ठीक है। एक GTP का मालिक्यूल यहाँ पर भी टूट जाएगा, ठीक है। GTP से GTP बन जाएगी और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन गया है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन गया तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से ऊपर फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट तक ये सारे स्टेप्स रिवर्सिबल हैं। आसानी से फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट तक पहुंच जाएगा, लेकिन जब ये फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट पर पहुंच जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसीजर चल रहा है, तो फिर से भाई प्रॉब्लम आ गई है। तो फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट को हमने करना है कन्वर्ट फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। तो यहाँ पर एक एंजाइम आएगा, ठीक है। अब आगे हैं कहाँ पर हम? फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट तक। फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट तक आ गए। यहाँ पर एंजाइम आएगा फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेटेज, ठीक है। फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेटेज क्या करेगा? इस फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट को तोड़ेगा, किसके अंदर? कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आ गया? फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेटेज। अब इन सारे एंजाइम्स की हम रेगुलेशन भी साथ साथ अभी पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेटेज एंजाइम आ गया, उसने फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बना दिया। अब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट तो आसानी से बन जाएगा क्योंकि ये भी रिवर्सिबल है। अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फिर से ग्लूकोज बनाना है, तो यहाँ पर एंजाइम आएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, ठीक है। ये भी फॉस्फेटेज है, तो इट मीन्स टू से कि ये फॉस्फेट तोड़ेगा, तो ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ये फॉस्फेट रिमूव कराएगा और ग्लूकोज बन जाएगा। अब हमने इन सब की रेगुलेशन भी पढ़नी है। ग्लूकोज हमने बना लिया पायरुवेट से, तो पहले हम जिस एंजाइम की रेगुलेशन पढ़ेंगे वो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की रेगुलेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के रेगुलेशन इस तरह से होती है कि एक एलोस्टेरिक फैक्टर होता है एसिटाइल को ए, ठीक है। अब हमने पीछे TCA साइकिल पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि पायरुवेट को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है। अब जब एसिटाइल को ए का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम को इस एसिटाइल को ए को पायरुवेट से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब एसिटाइल को ए का लेवल ज़्यादा होगा तो ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक्टिव हो जाएगा, लेकिन जब एसिटाइल को ए का लेवल लो होगा तो ये पायरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, बजाय इसके कि वो ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो। ठीक हो गया? तो इसका मतलब एसिटाइल को ए का लेवल कम होना जो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज फिर पायरुवेट को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करना, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम पायरुवेट को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा, ये इनहिबिट हो जाएगा, पायरुवेट ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट नहीं होगी। अब इसकी जो बाकी ग्लूकागोन के थ्रू रेगुलेशन है, हार्मोनल रेगुलेशन है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप सो आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ तक समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मेडिकल हेल्थ पैक। थैंक यू।